देखिए लेंज का नियम मैंने बताया था, लेंज का नियम इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। तो लेंज के नियम से हम क्या ज्ञात करते हैं? लेंज के नियम से प्रेरित विद्युत वाहक बल या प्रेरित धारा की दिशा ज्ञात की जा सकती है। तो यहां लिख सकते हैं लेंज के नियम से, लेंज के नियम से प्रेरित विद्युत वाहक बल तथा प्रेरित धारा की दिशा ज्ञात की जा सकती है, ठीक है ना। प्रेरित लेंज के नियम से प्रेरित विद्युत वाहक बल तथा प्रेरित धारा की दिशा ज्ञात की जा सकती है, ठीक है ना। अब लेंज का नियम होता क्या है? लेंज के नियमानुसार विद्युत चुंबकीय प्रेरण की प्रत्येक अवस्था में विद्युत चुंबकीय प्रेरण की प्रत्येक अवस्था में किसी परपथ में प्रेरित विद्युत वाहक बल या प्रेरित धारा की दिशा सदैव ऐसी होती है जिससे वह उस कारण का विरोध करती है जिससे वह स्वयं उत्पन्न हुई है, ठीक है। ये है। तो देखिए लेंज के नियम से प्रेरित विद्युत वाहक बल तथा प्रेरित धारा की दिशा ज्ञात की जा सकती है। अब लेंज के नियमानुसार विद्युत चुंबकीय प्रेरण की प्रत्येक अवस्था में किसी परपथ में प्रेरित विद्युत वाहक बल या प्रेरित धारा की दिशा सदैव या हमेशा ऐसी होती है जिससे वह उस कारण का विरोध करती है जिससे वह स्वयं उत्पन्न हुई है, ठीक है ना। तो प्रेरित धारा की दिशा या प्रेरित विद्युत वाहक बल की दिशा हमेशा ऐसी होती है जिससे वह उस कारण का विरोध करती है जिससे उसकी क्या है, उत्पत्ति हुई है, उसी का विरोध करती है वो। तो ये इसकी परिभाषा हो गई। लेंज का नियम ऊर्जा संरक्षण नियम पर आधारित है। ये पूछ लेता है कि लेंज का नियम किस संरक्षण नियम पर आधारित है। तो यहां लिख देता हूं नोट, लेंज का नियम ऊर्जा संरक्षण नियम पर आधारित। किस पर आधारित है? ये ऊर्जा संरक्षण नियम पर आधारित है लेंज का नियम, ठीक है। अब मैं इसमें थोड़ा सा थ्योरी और लिख रहा हूं, इसके बाद मैं इसमें एक्सपेरिमेंट बताऊंगा कि किस तरीके से ये विरोध होगा इसका, ठीक है ना। फैराडे व लेंज के नियम से देखिए फैराडे का नियम है प्रेरित विद्युत वाहक बल एप्सिलॉन होता है ये, ठीक है ना। इसको हम लिख सकते हैं d∅v/dt। ये तो किसका हो गया? फैराडे का नियम। अब लेंज का नियम इसमें क्यों कहलाता है? क्योंकि विरोध के लिए हमेशा माइनस चिन्ह आता है, तो यहाँ पर विरोध के लिए क्या आ गया? माइनस चिन्ह आ गया। तो यहाँ से एप्सिलॉन इक्वल्स टू माइनस d∅v/dt। यदि कुंडली में फेरों की संख्या कैपिटल N हो तो, अगर कुंडली फेरों की संख्या कैपिटल N है तो एप्सिलॉन इक्वल्स टू माइनस N
d∅v/dt, ये बन जाएगा। ठीक है, ये क्या बन गया, लेंज का नियम, और किसका है ये, फैराडे और लेंज का नियम कहलाता है इसमें। देखिए ये फैराडे और लेंज के नियम से प्रेरित विद्युत वाहक बल एप्सिलॉन d∅v/dt, ये लिखा मैंने। तो माइनस की वजह से ये लेंज के नियम को रिप्रेजेंट करता है। अगर माइनस चिन्ह नहीं आता तो फैराडे का नियम बनता है ये। यदि कुंडली में फेरों की संख्या कैपिटल एन हो तो एन का यहाँ पर गुणा कर दीजिए, तो एप्सिलॉन -n d∅v/dt, ये बन जाएगा। अब हमने यहाँ पर लिखा है अर्थात परिपथ में चुंबकीय फ्लक्स का मान बढ़ता है, इसका मान बढ़ता है 5v का बढ़ता है, तो प्रेरित धारा की दिशा इस प्रकार होगी कि उससे उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की दिशा, जो चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की दिशा है, जो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं उत्पन्न हो रही हैं, मूल क्षेत्र रेखाओं की दिशा के विपरीत होगी। कहने का मतलब है विरोध करेगी वो। अगर चुंबकीय फ्लक्स का मान यदि परिपथ में बढ़ता है तो जो वहां पर जो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं उत्पन्न हो रही हैं मूल क्षेत्र रेखाओं से, तो हमेशा जो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं हैं वो मूल चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की दिशा के विपरीत होगी, अर्थात उनका विरोध करेगी। ठीक है, तो लेंज का नियम लागू होगा। तो मैंने लिखा अर्थात परिपथ में चुंबकीय फ्लक्स का मान बढ़ता है, अगर चुंबकीय फ्लक्स का मान बढ़े तब ये कंडीशन होगी। तो प्रेरित धारा की दिशा इस प्रकार होगी कि उससे उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की दिशा मूल क्षेत्र रेखाओं की दिशा के विपरीत होगी। कहने का मतलब है चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं से क्या बन रही है, वो मूल चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं से चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं बन रही हैं। अब चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं मूल चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं का क्या करेंगी, विरोध करेंगी। कब करेंगी, जब चुंबकीय फ्लक्स का मान बढ़ेगा। अब इसके विपरीत चले हम, यदि चुंबकीय फ्लक्स का मान यदि परिपथ में बढ़ता नहीं है अर्थात घटता है, अगर चुंबकीय फ्लक्स का मान परिपथ में घटता है तो मूल चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं से उत्पन्न होने वाली चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की दिशा मूल चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की दिशा में ही होगी। तो मैंने यहाँ लिखा इसी प्रकार यदि परिपथ में चुंबकीय फ्लक्स का मान घटता है, अब यहाँ पर घट रहा है, देखिए दो कंडीशन हो सकती है, एक तो बढ़ेगा और एक घटेगा। बढ़ेगा तो जो चुंबकीय क्षेत्र रेखा है वो मूल चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की दिशा का क्या करेगी, विरोध करेगी। और यदि परिपथ में चुंबकीय फ्लक्स का मान घटता है तो प्रेरित धारा की दिशा इस प्रकार होगी कि उससे उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की दिशा मूल क्षेत्र रेखाओं की दिशा में ही होगी, मतलब विरोध नहीं करेगी और उसी डायरेक्शन में होगी दिशा, जिधर मूल चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की दिशा है उधर ही चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की दिशा होगी जो कि उससे उत्पन्न हो रही है। ठीक है ना, तो यहाँ पर फ्लक्स बढ़ता है तो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं मूल चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं से उत्पन्न हो रही हैं, तो उसकी जो दिशा है चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की वो मूल चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं कैसे होगी, विपरीत होगी। अगर चुंबकीय फ्लक्स का मान घटता है तो क्या होगा कि जो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं मूल चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं से जो उत्पन्न हो रही हैं, तो चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की जो दिशा है वो मूल चुंबकीय क्षेत्र रेखा की ही दिशा में होगी, न कि उसके विपरीत होगी, बल्कि उसी दिशा में होगी। जिधर मूल चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की दिशा है उधर ही चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की दिशा होगी। ठीक है ना, तो विरोध नहीं करेगी वहां पर। ठीक है, तो ये इसका नियम हो गया, लेंज का नियम। अब मैं यहाँ से प्रयोग से बताता हूँ कि लेंज का नियम देखिए कैसे हो रहा है। यहाँ पर देखिए एक यहाँ पर मैंने एक कुंडली ले ली है, ठीक है ना, ये कुंडली ले ली है मैं इसमें, ठीक है, ये कुंडली ले ली है, ठीक है। इसके पास मैंने एक दंड चुंबक ले लिया, ये एक दंड चुंबक यहाँ ले लिया। अब ये दंड चुंबक है, या इसको इंग्लिश में बार मैग्नेट कहते हैं, छड़ चुंबक भी कहते हैं इसको। इसका एक सिरा ये वाला एन है और इसका एक सिरा एस है। ठीक है, अब क्या है कि मैं इसको तेजी से इसके पास ले गया, किसके, ये एक कुंडली है और एक स्थिर कुंडली है। यहाँ पर स्थिर कुंडली, ये कैसी है, ये स्थिर कुंडली, और इसको यहाँ से चुंबक को बी वेग से इसके पास ले गया। अब बी वेग से इसके पास ले गया तो ध्यान रहे कि बी वेग से इसके पास ले जाने पर इसका जो सिरा है ये वाला वो एन सिरा बन जाएगा। कौन सा सिरा बन जाता है, एन सिरा। जिस सिरे को इसके पास ले जाते हैं वही सिरा बनता है। तो ये सबसे पहले इसके पास में कौन सा सिरा है, एन सिरा, तो ये इसका कौन सा सिरा बन जाएगा, ये एन सिरा। तो अगर इसमें धारा की दिशा देखें, प्रेरित धारा की दिशा इस तरीके से होगी, देखो मैंने तीर का निशान लगा दिया। अब आप देख रहे हैं यहाँ पर कि हम तो इसको इसके पास ले जा रहे हैं, ठीक है, कुंडली के पास ले गए,
तो इसका ये सिरा कौन सा बन गया n, और ये सिरा कौन सा है इसका n। तो बताइए इसमें कि n और n के बीच में आकर्षण होगा या प्रतिकर्षण। तो n और n क्योंकि सजातीय ध्रुव है तो सजातीय ध्रुवों के बीच में क्या होता है, प्रतिकर्षण रिपल्सन होता है। तो किस वेग से ले जाया जा रहा है, b वेग से। तो यहाँ पर ये इससे चिपक जाएगा या दूर हटेगा, दूर हटेगा, क्योंकि यहाँ पर क्या होगा, प्रतिकर्षण, प्रतिकर्षण। तो यहाँ पर क्या है कि ये जो कुंडली है और इस बार मैग्नेट का, जिसको हम दंड चुंबक कहते हैं, इसके पास आने का क्या करेगी, ये विरोध करेगी। तो n सिरा इसके पास ना आकर के क्या है, ये पीछे हटेगा। हम तो इसको ऐसे ला रहे हैं इसके पास, तो ये सिरा कौन सा बन गया, n सिरा, n ये और n सिरा ये है, तो दोनों के बीच में क्या हो गया, प्रतिकर्षण। प्रतिकर्षण का मतलब है कि जब हम इसको चुंबक को इसके पास लाएंगे तो ये क्या होगा, यहाँ से ये पीछे हटेगी, क्या होगी, पीछे हटेगी। यूं हम लाएंगे लेकिन ये रिपल्सन होगा, इसमें प्रतिकर्षण। तो ये क्या है कि इसके पास आने का क्या होगा, इसमें विरोध होगा। अब दूसरी स्थिति में देखिए, यहाँ पर दूसरी स्थिति में इसी ये हमारा जो है स्थिर है, स्थिर कुंडली है, ठीक है ना, यही कुंडली स्थिर हमने ले ली यहाँ पर, स्थिर कुंडली। अब स्थिर कुंडली के पास यहाँ पर ये क्या रखा हुआ है, एक चुंबक रखी हुई है, ठीक है। अब हम क्या कर रहे हैं कि इस n सिरा यहाँ पर है और s सिरा यहाँ पर है, b वेग से हमने इसको पीछे हटा दिया। किस वेग से पीछे हटा दिया, b वेग से। अब एक बात ध्यान रखना है कि अगर हम b वेग से ही पीछे हटाएंगे तो उसका विपरीत ध्रुव हमेशा उसमें बनता है। तो विपरीत ध्रुव बनेगा तो इसमें क्या होगा, यहाँ से s ध्रुव बनेगा, इसमें कौन सा ध्रुव बनेगा, इसमें s, इस तरीके से। तो कुंडली का ये सिरा कौन सा बन जाएगा, s। अब s ध्रुव बन जाएगा तो इसमें जो धारा की दिशा होगी, प्रेरित धारा की दिशा वो ऐसे होगी। अब हमने n सिरे को पीछे हटाया, ये n सिरा इसके पास था, ठीक है ना, n सिरे को हमने तेजी से पीछे हटाया, स्लो नहीं हटाएंगे, बहुत तेजी से पीछे हटाएंगे। तो जैसे ही पीछे हटाएंगे तो b वेग से हमने पीछे हटा दिया, और b वेग से पीछे हटाने पर n सिरा हटाया तो इसका अपोजिट कौन सा होगा, s। तो s ध्रुव इसमें बन जाएगा। अब s ध्रुव हम तो पीछे इसको हटा रहे हैं, लेकिन n और s के बीच में क्या है, ये तो s है और ये क्या है, n है। तो यहाँ पर क्या होगा, आकर्षण। तो यहाँ पर ये आकर्षण होगा। तो हमारे पीछे हटाने का क्या करेगा, ये विरोध करेगा। n सिरा जब पीछे हटेगा इससे तो क्या करेगा, ये n सिरा इससे पीछे हटेगा। तो हम तो इसको पीछे हटा रहे हैं, लेकिन n और s के बीच में क्या हो रहा है, आकर्षण। तो ये चुंबक जो है इधर खींचेगी, तो हमारे हटाने का क्या करेगा, ये विरोध करेगा। तो यहाँ पर क्या होगा, लेंज का नियम यहाँ भी लागू हो रहा है और लेंज का नियम यहाँ भी लागू हो रहा है। अब हम अगली कंडीशन देखते हैं, ठीक है ना। यही हमारा जो है एक देखिए स्थिर कुंडली हमने फिर ले ली, यहाँ पर ये स्थिर कुंडली है, स्थिर कुंडली, ठीक है। अब हम दूसरे ध्रुव को लेके आ रहे हैं इसके पास, वही कंडीशन इसमें हो जाएगी। s ध्रुव लेके आए और n b वेग से तेजी से लेके आ रहे हैं इसको, इसके पास ये s ध्रुव है और इसकी कुंडली के पास हम s ध्रुव को ला रहे हैं तेजी से। तो तेजी से लाने पर क्या होगा कि ये ध्रुव कौन सा बन जाएगा, s ध्रुव ये बन जाएगा। इस कुंडली का ये जो है कौन सा ध्रुव बनेगा, s ध्रुव, ठीक है। हम इसको s, पहले तो हम यहाँ पर देखें n ध्रुव को लाए तो n ध्रुव बना, ठीक है। यहाँ पर n ध्रुव को पीछे हटाया तो कौन सा ध्रुव बना, s ध्रुव बना। तो यहाँ पर आकर्षण हो रहा है और यहाँ पर क्या हो रहा है, प्रतिकर्षण हो रहा है। तो यहाँ पर s ध्रुव को हम b वेग से इसके पास ला रहे हैं, तो s ध्रुव को जब b वेग से इसके पास लाएंगे तो क्या होगा, इसमें s ध्रुव बनेगा ये। अब जब s ध्रुव यहाँ पर बन जाएगा तो यहाँ पर दोनों के बीच में क्या होगा, प्रतिकर्षण होगा, प्रतिकर्षण। तो हम तो इसको इसके पास ला रहे हैं, लेकिन दोनों के बीच में प्रतिकर्षण होने का मतलब है कि ये जो ध्रुव है, ये कुंडली का जो ध्रुव है, ये s है और ये भी s है, तो ये एक दूसरे को पीछे हटाएंगे। हम तो लेके यूं आ रहे हैं, लेकिन दोनों के बीच में प्रतिकर्षण होगा। तो ये जो कुंडली का ध्रुव s है, ये इसके दंड चुंबक के s सिरे को क्या है, पीछे धकेलेगा, यूं हटाएगा इधर, ठीक है ना। तो प्रतिकर्षण घटना होगी तो यहाँ पर लेंज का नियम लागू होगा। हम तो लेके यूं आ रहे हैं, लेकिन दोनों के बीच में प्रतिकर्षण होने के कारण ये एक दूसरे से दूर हटेंगे। अब आगे देखिए, बिल्कुल इसका उल्टा कर दीजिए। पहले तो हम लेके आ रहे थे, अब दूर हटा रहे हैं इसको, देखिए। तो यहाँ से देखिए, अब यहाँ पर ये वही बार मैग्नेट है, ठीक है। इसका ये s सिरा है और ये क्या, n सिरा। अब हमने b वेग से इसको पीछे हटा दिया। अब b वेग से हमने इसको पीछे हटा दिया, तो जो हमने बताया था आपको, हटाने पर अपोजिट ध्रुव बनता है। तो यहाँ से कौन सा ध्रुव बनेगा, ये n ध्रुव बनेगा ये। तो ये n ध्रुव बन गया। तो n ध्रुव की कंडीशन क्या होगी, इस तरीके से इसमें दिशा होगी ये। तो n ध्रुव ये है और s ध्रुव ये है,
हम तो इसको पीछे हटा रहे हैं, देखो पीछे हटाया हमने इस तरीके से, किस वेग से, बी वेग से, एस ध्रुव को, लेकिन एस ये और एन ये है, तो यहाँ पर कौन सी घटना होगी, आकर्षण की, ठीक है ना। तो हम तो इसको पीछे हटाने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन क्या है कि ये एस और एन दोनों के बीच में क्या होगा, आपस में एक दूसरे के पास पहुंचेंगे, अर्थात अट्रैक्शन होगा, आकर्षण होगा, तो आकर्षण की वजह से एस और एन मिलेंगे ये, ठीक है ना। जब एस और एन मिलेंगे तो यहाँ पर आकर्षण होगा, तो हम तो इसको ऐसे हटा रहे हैं, देखो यूं हटा रहे हैं विवेक से, लेकिन ये और ये आपस में एक दूसरे के पास जाएंगे, तो यहाँ पर क्या है कि हमारा जो चुंबक की गति का क्या हो रहा है, यहाँ पर विरोध हो रहा है, तो यहाँ पर भी चुंबक की गति का विरोध हो रहा है, यहाँ पर भी चुंबक की गति का विरोध हो रहा है, यहाँ पर भी चुंबक की गति का विरोध हो रहा है, और यहाँ पर भी चुंबक की गति का विरोध हो रहा है, तो यहाँ पर लेंज का नियम लागू होता है, ठीक है ना। फैराडे व लेंज के नियम से एप्सिलॉन इक्वल्स टू माइनस एन डी फाइव अपॉन डी टी में ऋण चिन्ह का अर्थ प्रेरित विद्युत वाहक बल की दिशा को व्यक्त करता है, प्रेरित विद्युत वाहक बल की दिशा को व्यक्त करता है, ठीक है ना। फैराडे व लेंज का नियम है, तो माइनस आ रहा है इसमें, तो ऋण चिन्ह यहाँ पर क्या है कि प्रेरित विद्युत वाहक बल की दिशा को रिप्रेजेंट करता है।